Okay, so shall we start this, guys? Okay, so first and foremost thing, अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड करने हैं तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है नोट्स की, उससे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड हो रहे हैं क्या मुझे फटाफट बताइए भी। पब्लिक करके रखा है मैंने उसको, तो डाउनलोड हो रहे हैं क्या, प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली। तो हम उसी के साथ फिर लेक्चर शुरू कर सकते हैं आराम से। कृपया 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 मुझे बताइए कि नोट्स डाउनलोड हो रहे हैं क्या। विद इन 2 मिनट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे को सबको मेरी तरफ से प्रणाम एंड गुड इवनिंग। फटाफट हम शुरू करने वाले हैं। 2 मिनट्स के अंदर बच्चों नोट्स डाउनलोड कर लीजिए प्लीज, एंड विल स्टार्ट विद अवर लेक्चर। चलो, बहुत बढ़िया, डाउनलोड हो रहे हैं। कुछ बच्चों ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि डाउनलोड हो रहे हैं, तो टेंशन ही खत्म जीवन के अंदर कि आपके अगर नोट्स डाउनलोड हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो 100 बच्चे नियरली ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। वन डे रिविजन्स जो बोल रहे हैं, वन डे रिविजन्स हम रिलीज कर देंगे एग्जाम के 1 महीना पहले, उसके 1 महीना पहले ही वन डे रिविजन रिलीज करेंगे। अगर आपको फिर भी वन डे रिविजन जल्दी देखना है तो हमारे पिछले एग्जाम्स के वन डे रिविजन अभी भी हमने रखे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत बढ़िया, शानदार। आप जिस वक्त रेडी हो जाओ, विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सो जब रेडी हो जाओ नोट्स वगैरह के साथ, प्लीज कमेंट करके मैं अंदर लिख देना कि सर हम रेडी हो गए हैं, देन श्योरली विल स्टार्ट विद द लेक्चर, ठीक है। प्लीज टेल मी। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एनोनिमस ऑनलाइन, थैंक यू सो मच। हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग? 1 से 2 लेक्चर लगने चाहिए, हो सकता है 3 भी लग सकते हैं, वी नेवर नो। दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एवरीबॉडी, आर यू रेडी? आर यू रेडी? कमेंट करके बोलो आर यू रेडी मेरे प्यारे नालायकों। नियरली 150 के आसपास स्टूडेंट ऑनलाइन है। आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? नॉट गेटिंग लिंक? नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है। नोट्स हमेशा कहां होती है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गवर्नमेंट ने बैन करके रखी है, उन साइट की लिंक तुमको मिल जाती है जीवन के अंदर, तुमको नोट्स की लिंक नहीं मिल पाती है। कैसा जीवन है ये तुम्हारा? गवर्नमेंट ने बैन करके रखे, वो साइट वाइट के लिंक ढूंढ ढांड के निकाल लेते हो, एक नोट्स का लिंक तुमको नहीं मिल रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, हैं? कैसी पब्लिक है ये? सर स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइस। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शनकर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम है सीए फाइनल लॉ के अमेंडमेंट लेक्चर के ऊपर, और सीए फाइनल लॉ के अमेंडमेंट लेक्चर नवंबर 21 के लिए एप्लीकेबल है। जो बच्चे इसको देख रहे हैं फॉर रेगुलर बैच एंड फास्ट ट्रैक बैच, तो इसके अंदर कुछ ज्यादा सब्सटेंशियल अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए ये लेक्चर मैंने आपको सेपरेटली दिया है। तो कृपया 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 बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं पहले बिना किसी टाइम पास के आपको अमेंडमेंट एक्सप्लेन कर दूं कि हमको कितने टाइप के अमेंडमेंट्स यहां पे पढ़ने हैं। नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिए गए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो इकलौते नोट्स है और कोई अमेंडमेंट के नोट्स नहीं है, ठीक है। सो इफ यू आर रेडी, तो मैं चाहूंगा अच्छा, अमेंडमेंट किस किसने देखने हैं? सब ने देखने हैं, सब ने, एवरीवन। जिसने अभी भी क्लास लिया उसने भी देखने हैं। अमेंडमेंट आर इंपॉर्टेंट एरिया, हर बंदे ने देखने हैं, एवरीवन शुड वॉच इट, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूं कि अमेंडमेंट किस तरीके से स्कैटर्ड है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। प्राइमरीली अगर मैं आपको बता दूं तो अमेंडमेंट्स ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं बच्चों, 4 डिफरेंट पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट्स है, जिसके अंदर 17 पेनल्टीज अमेंड करके रखी है भाई साहब। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने
कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने कंपनीज एक्ट 2013 में 17 पेनल्टीज अमेंड करके रखी है। वो पेनल्टीज प्लस कुछ 5-6 अमेंडमेंट ऐसी है जो पढ़ने लायक है, तो वो अमेंडमेंट्स हम यहां पे कवर करेंगे। पर 17 पेनल्टीज को मैंने यहां पे दो फॉर्म में आप सबके लिए देके रखा है, जानबूझ के दो फॉर्म में देके रखा है। एक मैंने टेब्यूलर फॉर्म में देके रखा है और दूसरा मैंने जो प्रोविजन फॉर्म है उसी में देके रखा है। तो लेट मी शो यू। नोट्स के अंदर आपको 17 पेनल्टीज का टेबल दिखेगा, जिसमें सीरियल नंबर, सेक्शन नंबर, ओल्ड पेनल्टी क्या थी, न्यू पेनल्टी क्या है, आपको न्यू वाली सबकी सब याद रखनी है। ऐसा अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेनल्टीज आपको 18 मिलेगी। माय मिस्टेक, नॉट 17, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टीज आपको यहां पे 18 मिलेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो 18 पेनल्टीज हमने यहां पे अमेंड करके रखी है जीवन के अंदर, क्या लगनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम गए हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि भैया ये 18 पेनल्टीज तो मैंने टेबल फॉर्म में दी है, पर साथ में यही 18 पेनल्टीज मैंने प्रोविजन फॉर्म में भी देके रखी है कि भैया प्रोविजन फॉर्म में ऐसी है, पहले ये थी बाद में ये है, हर एक पेनल्टी सेपरेटली भी देके रखी है। तो अमेंडमेंट नोट्स आपके इस वजह से बड़े दिख रहे होंगे क्योंकि पेनल्टीज दो बार दी है। 18 की 18 पेनल्टीज मैंने दो बार प्रेजेंट करके रखी हुई है, सो इसलिए आपके अमेंडमेंट नोट्स यहां पे आपको चेंज्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना। 18 पेनल्टीज है जो हमने यहां प्रेजेंट किया है, प्लस कंपनीज एक्ट के अंदर आप ऐसा कह सकते हो 4 से 5 नॉर्मल प्रोविजन अमेंडमेंट्स है, नॉर्मल प्रोविजन अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, इसको हमको करना है। दूसरा पार्ट नंबर 2, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर रूल्स का अमेंडमेंट है। पार्ट नंबर 2 सबसे बड़ा अमेंडमेंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर रूल्स का अमेंडमेंट में 25 न्यू रूल्स इंसर्ट किए हैं इन्होंने, 25 न्यू रूल्स इंसर्ट किए हैं। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले जितने भी बैचेस में ले रहा था, 2 बैचेस जो हमने पिछले लिए हैं, मैक्सिमम बच्चे जिससे पढ़े हुए हैं, उसके अंदर ऑलरेडी 95% रूल हमने पढ़ा दिए हैं। तो ये 25 रूल्स में से आप ऐसा समझ लीजिए जीवन के अंदर कि आपके 22-23 रूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 रूल्स तो कम से कम हो चुके हैं। सिर्फ छोटे मोटे से ऐसे 3-4 रूल्स है जो हमको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, और हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ उन्हीं रूल्स के अंदर, अमेंडमेंट लेक्चर में सिर्फ उन्हीं 3-4 रूल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बाकी सब मैं आपको मैच करवा दूंगा आपके नोट्स के साथ में, जो नोट्स आपके हाथ में है। ठीक है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम कम समय इसके ऊपर अपना जाने वाला है क्योंकि ऑलरेडी रेगुलर बैच के अंदर हम इसको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तीसरा और सबसे बड़ा अमेंडमेंट जिसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा समय जाने वाला है, ये टोटली न्यू इंसर्शन है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर, एक्ट के अंदर ही भाई साहब अमेंडमेंट लाया गया है। एक नया प्रोसीजर इन्होंने शुरू किया है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस नाम से। मतलब जीवन में 2 इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस थे, रेगुलर सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, फास्ट ट्रैक सीआईआरपी। रेगुलर सीआईआरपी वही अपना 180 डेज और प्लस 90 डेज में होता था, फास्ट ट्रैक सीआईआरपी डिक्लेयर किया 90 डेज प्लस 45 डेज, उससे इनका मन नहीं भरा तो बोली प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और 54A नंबर के सेक्शन से 54P नंबर के सेक्शन तक के इन्होंने अमेंडमेंट इंसर्ट किए हैं, और 3-4 सेक्शन में चेंज हुआ है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। तो इतने सेक्शंस प्लस ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा समय जाने वाला है। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इसके अंदर काम करके रखा है कि आपको ये चीजें समझ में भी आएगी और इमीडिएटली याद भी हो जाएगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपन ऑलरेडी वर्कआउट करके इस चीज को यहां तक लाए हैं। नेक्स्ट वाला फिर पार्ट 4 है मिसलेनियस अमेंडमेंट्स, जिसके अंदर एक आध अमेंडमेंट सेबी में, एक आध अमेंडमेंट फेमा में, पीएमएलए में 2-3 अमेंडमेंट, ऐसे 4-5 अमेंडमेंट आपको और सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो 4 पार्ट में से सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट कौन सा है? आईबीसी। ठीक है, उससे कम टाइम कंज्यूमिंग पेनल्टीज। ठीक है, उससे कम टाइम कंज्यूमिंग भैया इधर ये मिसलेनियस अमेंडमेंट, उससे कम टाइम कंज्यूमिंग एफसीआरए के प्रोविजन, क्योंकि एफसीआरए आप देखोगे सभी चीजें हमने पढ़ ली है, सिर्फ 3-4 ऐसे रूल है जो हमको सेपरेटली पढ़ने हैं। तो ये हमारे अमेंडमेंट का कच्चा चिट्ठा है, आप कभी इसको भूल ना जाओ, इसलिए कृपया कृपया कृपया, जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नहीं नहीं, छी यार छी, वो गाना सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है। मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट, मतलब आपको आइडिया रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। सरफेसिया सिकरा डिलीटेड, इसके ऊपर ऑलरेडी सौरभ चौधरी यूट्यूब के ऊपर हमने 2 महीने पहले वीडियो डाला था। यूट्यूब को कृपया सब्सक्राइब करके रखें, बुक के कवर पेज के ऊपर हमने ऑलरेडी इसको मेंशन किया है कि सब्सक्राइब करिए, तो ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1.25x के बिना सर आप बहुत अजीब लगते हो, शानदार, जीवन के अंदर तुम मेरे को कार्टून बना के छोड़ दो, बहुत बढ़िया। नई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अमेंडमेंट लो, आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। 1.5x लगा लो, 2x लगा लो, 10x लगा लो जीवन में। चलो लिखना हो जाए तो बोल दीजिएगा प्लीज। लिखना हो जाए तो कृपया बोल दीजिएगा डन डना डन डन करके। चलो डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया, डन कर दीजिएगा, लिखना पूरा हो जाए तो। लिखना हो जाए कृपया डन कर दीजिए। चलो हो गया सबका। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। जो बच्चे यहां पूछ रहे हैं सर हमको कितने अमेंडमेंट पढ़नी चाहिए ये वो, मैंने हर लेक्चर के स्टार्टिंग में, हर रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच शुरू करने के पहले फर्स्ट लेक्चर में ही ये मेंशन किया है कि आपके लेक्चर्स से लेके आपके एग्जाम तक के जितने अटेम्प्ट के हम अमेंडमेंट डिक्लेयर करते हैं वो सब आपको देखने हैं, ठीक है। तो आपका बैच कब से था और अभी आपका एग्जाम कौन सा है, इसके बीच में मैंने जितने अमेंडमेंट लेक्चर डिक्लेयर किए हैं हर अटेम्प्ट के आपने देखने हैं, वो सभी के सभी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है पब्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो कृपया यहाँ क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए। यहाँ अब मैं सवाल सिर्फ अमेंडमेंट के कंसेप्चुअल क्वेरीज के रिगार्डिंग ही एंटरटेन करूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहां जो मैंने पेनल्टीज चेंज करवा के आपको देके रखी है, ठीक है, सभी पेनल्टीज जो मैंने आपको चेंज करके देके रखी है, इसको एक बार आपको पहले रीड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये सब रीड करने के लिए मेरे को आपको समय देना पड़ेगा, तो पेनल्टीज को हम स्टार्टिंग में कवर नहीं करने वाले, ठीक है। मैं इस लेक्चर के अंदर पढ़ाने वाला कंटेंट कवर करने वाला हूं और पेनल्टीज जो है, इन पेनल्टीज को आपको रीड करना है, क्योंकि इसके अंदर समझाने लायक क्या मतलब एज सच कुछ नहीं है,
ठीक है। एज सच अगर आप देखो तो कुछ नहीं है, यहां ये ओल्ड पेनल्टी थी, यहां ये न्यू पेनल्टी है, बस आपने जिस सेक्शन नंबर में वो पेनल्टी चेंज है वहां जाके ये पेनल्टी नई वाली लिख देनी है। एज सच कंसेप्चुअली सिखाने लायक इन पेनल्टीज के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने एक मस्त एक टेबल ही बना के दे दिया कि भैया ये पेनल्टी पहले थी, ये नहीं है, नई पेनल्टी को आपको याद करना है, बात खत्म। ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है इसके ऊपर 2 से 3 मार्क के सवाल वो पूछेंगे, एमसीक्यूज में पूछेंगे पर वो पूछेंगे। तो इस 18 पेनल्टीज को आपको याद करना है। तो एज सच इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज नहीं है। स्टिल अगर आप खुद घर पे पेनल्टी पढ़ते हो, आफ्टर दिस लेक्चर, तो आपने ये ट्राई करना है कि वो पेनल्टी पढ़ने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के नीचे आपने वो दिक्कत कमेंट करनी है। ठीक है। इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है कि सर 18 पेनल्टीज में से भाई पेनल्टी नंबर जो 12 आपने एक्सप्लेन किया 247 का वो समझ में नहीं आया। इस तरीके से इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना। जो जो मुझे ऐसे पेनल्टीज लगते हैं बच्चों ने पूछे हैं, वो सभी पेनल्टीज को हम यहां पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे आपका और मेरा समय बचेगा, नहीं तो क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेन करने लायक बच्चों कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। मैं क्या बोलूं, इंप्रिजनमेंट पहले 6 महीने था, फाइन अप टू 25 लाख या बोथ था, अब सिर्फ 25 लाख का फाइन है और इंप्रिजनमेंट गायब हो गया है, ये चीज तो नहीं समझा सकते ना। इट इज नॉर्मल, हम सीए फाइनल लेवल पे है। ठीक है। सो इज इट ओके अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भैया ये पेनल्टीज मैंने आपको अच्छे फॉर्मेट में देके रखी है, कृपया इसको घर पे एक बार रीड करना। नहीं समझ में आई, आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ पेनल्टीज नहीं आ सकती, वो आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा। 2-3 दिन के अंदर उसके ऊपर भी हम एक लेक्चर ले लेंगे। ठीक है। कि भैया जो जो चीजें आपको पेनल्टीज में समझ में नहीं आई, इज इट फाइन, मुझे कृपया कमेंट करके बोलिए इज इट ओके। इससे आपका और मेरा दोनों का समय बचेगा। ठीक है। मेरा नहीं भी बचा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसे काम नहीं है, बट इसके अंदर कंसेप्चुअली समझाने लायक अच्छा से मुझे कुछ लग नहीं रहा बच्चों। ठीक है। इज इट फाइन। इसलिए मैंने क्या किया है, दोनों फॉर्म में दिया है। मतलब मैंने पहले ही सोचा कि अपन समय कहां बचा सकते हैं, कि भैया अपन समय यहां बचा सकते हैं कि इसको टेबल फॉर्म में दे दो, ओल्ड क्या है न्यू क्या है, और किसी को डिटेल पढ़ना है तो नीचे डिटेल्ड फॉर्म में दे दो। तो आपके पास दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। ठीक है। इज इट फाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच, इट्स फेयर इनफ। तो ये पेनल्टी पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। आपको जिस पेनल्टी में दिक्कत है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके छोड़ देना। इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर में जब अमेंडमेंट कर लूंगा उसमें इन पेनल्टीज को मैं समझा दूंगा। ठीक है। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बेटर है ये चीज। अब बढ़ते हैं सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर। और सेकंड अमेंडमेंट क्या है, तो मैं अभी सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर स्ट्रेट अवे जहां पे मैं भिड़ना चाहूंगा वो है आईबीसी का प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे जहां तक ज्ञान है 6 में से 5 टॉपिक ही अब आईबी बचे हैं इकोनॉमिक लॉ के अंदर। आपका सरफेसिया भी डिलीट हो चुका है और अब आपको सीए फाइनल लॉ में 5 इकोनॉमिक लॉज पूछे जाते हैं भाई साहब। 5 इकोनॉमिक लॉज आपको पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए। ठीक है। सरफेसिया की भी पत्ता कट हो गया जीवन के अंदर। तो 5 इकोनॉमिक लॉज आपको 30 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है आईबीसी तो भाई साहब तुम्हारा कम से कम मतलब 8 से लेकर 12 मार्क तो डिजर्व करता है। और मुझे इस बार गारंटी है कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में से आपको आईबीसी के वो काफी अच्छा कंटेंट पूछेंगे। ठीक है। हो सकता है 4 से 8 मार्क का सिर्फ इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि नया कंटेंट है, लेटेस्ट है, ताजा ताजा कोरा करकरीत गरम गरम। तो नए नए ताजे ताजे कोरे करकरीत गरम गरम आप आए हो तो अपन प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी के साथ में ही शुरू करते हैं। ठीक है। ये वैसे भी सबसे छोटा पार्ट है, क्योंकि 95% चीजें इसकी मैंने पढ़ा दी है। ये प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी के बाद में देखेंगे। ठीक है। चल आ जाइए, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। मैं आपको पेज नंबर बोलूंगा आपके नोट्स का ही, तो वो पेज नंबर के ऊपर आ जाइएगा। कृपया 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 वो पेज नंबर के ऊपर आ जाइएगा। सो भाई साहब आप आ जाइए पेज नंबर 1.26 पे। अमेंडमेंट नोट्स में पेज नंबर 1.26 के ऊपर पहुंच जाइएगा कृपया। ठीक है। 1.26 के ऊपर आ गए सब जन, चलो बहुत बढ़िया। 1.26 पेज नंबर के ऊपर जब आओगे तो वहां पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कोड। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कोड के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे बाय नोटिफिकेशन डिसाइड करेगा हायर वैल्यू ऑफ द डिफॉल्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिफॉल्ट और हायर वैल्यू ऑफ द डिफॉल्ट नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ तक का डिफॉल्ट डिसाइड कर सकता है। ठीक है। सीजी विल एक्चुअली डिसाइड द अमाउंट, लिख के रखिए,
CG will actually decide the amount of default required for प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, इसको हम पीपीआई बोलेंगे, ठीक है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी को हम पीपीआई बोलेंगे इसके बाद, ठीक है। डिफॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर पीपीआई विच शॉल बी मैक्सिमम 1 करोड़, 1 करोड़, विच शॉल बी मैक्सिमम रुपीज 1 करोड़। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ तक का कोई भी अमाउंट बोल सकता है फॉर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी। आई गेस सीजी ने अभी तक कोई अमाउंट ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि प्रोविजन अभी अभी आई है। डाउन द लाइन 5-6 महीने के अंदर सीजी इसको डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लिख लिया सबने, इस चीज को लिख के रखिएगा। डन एवरीबॉडी? श्योर, हो गया सबका? गोलू गुप्ता बेटा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हमारे रेगुलर बैच के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रेगुलर बैच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो बैच के अंदर ही हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, फास्ट ट्रैक और रेगुलर दोनों में कर दिए हैं, ठीक है। फाइनल के जो लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच है, तो कृपया यहां स्पैम ना कीजिए कमेंट करके, अदरवाइज मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। शब ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर दिया गया है कि भैया प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी के अंदर लगने वाले डेफिनेशंस कौन कौन से हैं, कि भैया प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी के अंदर लगने वाले डेफिनेशन, और वो भी सेक्शन 5 के अंदर बोले गए हैं। फिलहाल इन डेफिनेशंस को आपने पढ़ना नहीं है क्योंकि हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहां जहां टर्म आएगा वहां वहां मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है। एंड में कोई डेफिनेशन बचा तो हम इसमें से पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो डेफिनेशन कौन सी बड़ी बात है, फिर जस्ट फॉर्मेलिटी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी हार्डली 1 पेज के है, सो कोई टेंशन नहीं, आराम से आप सिर्फ प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी के अंदर आप यहां पे इन्वॉल्व हो जाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो हम 2-3 स्टेप का एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। 2-3 स्टेप का एक प्रोसेस। देखो, मैं आपको ऑलरेडी दिखा दूं कि मैंने आपके साथ में क्या करना है, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि दर्शन सर क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। ओके, मैं आपको ऑलरेडी दिखा दूं कि मैंने क्या करना है यहां पे। जस्ट 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड देना। बहुत बढ़िया, ओके, शानदार, सब चीजें आ गई, सब आ गई। अब भाई साहब तुम्हारे सहूलियत के लिए, देखो तुम्हारे सहूलियत के लिए ऑलरेडी मेहनत करके आया हूं, ठीक है, कि इजी जाए। हमने आईबीसी 2016 के अंदर ऑलरेडी एक सीआईआरपी प्रोसेस देखा हुआ है, जो रेगुलर सीआईआरपी प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है आईबीसी में। वो कैसे होता है ये भी हमें पता है, वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है वो भी हमें पता है, तो उसके बारे में तो हमें कोई डाउट नहीं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके साथ में हमने एक फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस भी देखा है जो स्मॉल कंपनीज वगैरह को लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, देखो ये सीआईआरपी प्रोसेस है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मैंने क्या कर दिया पता है, मैंने सिर्फ इतना कर दिया कि हमारे नॉर्मल सीआईआरपी प्रोसेस के साथ में मैंने प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के प्रोविजंस को कंपैरेटिव एनालिसिस में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ के आपको मजा आ जाएगा जीवन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कौन एलिजिबल है रेगुलर सीआईआरपी के लिए और प्री पैकेज सीआईआरपी के लिए, ठीक है, कौन एलिजिबल है। अगर आप चाहो तो इसके बाद में मैं फास्ट ट्रैक वाला भी लिख दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं फास्ट ट्रैक वाला भी लिख दूंगा कि फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में और कौन आएगा, पर उसके अंदर पॉइंट ज्यादा नहीं है, उसके अंदर 2-3 ही पॉइंट है कि भैया कौन एलिजिबल है, कितने दिन में होगा, कि एक्सटेंशन कितना है, बात खत्म। पर यहां मैटर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप फास्ट ट्रैक का इसके साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं ही दे दूंगा, टेंशन ना लो। सो एलिजिबल कौन है नॉर्मल सीआईआरपी के लिए, एनी कॉर्पोरेट। अब प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मतलब क्या, तो पहले तो मैं इसको समझा दूं।
प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला है क्योंकि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर दान 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 खत्म हो जाए कि भाई ये शुरू की और ये एंड हो गई, ये शुरू की ये एंड हो गई, ये शुरू की एक एंड, एक प्रॉपर प्लानिंग में, एक प्रॉपर स्टीरियोटाइप में, एक ढांचे के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस डाल दिया है। नॉर्मल सीआईआरपी में कितने भी ब्रांचेस निकल सकते हैं, किधर भी निकल सकते हैं, और जितने ज्यादा ब्रांचेस नॉर्मल सीआईआरपी में निकलेंगे ना बच्चों, याद रखना उतने ज्यादा चांसेस लिक्विडेशन के होते हैं। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढांचा बना दिया कि भाई ये वे है, इसके ऊपर चलो, तुम्हारा इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, नहीं हो पाया तो सीधा लिक्विडेशन तो जरूर हो जाएगा। तो ये प्री पैकेज्ड ऐसा नहीं है कि एकदम छोटी कंपनीज के लिए है, स्मॉल माइक्रो मतलब मीडियम स्केल तक के एंटरप्राइज के लिए लगता है। तो अभी 3 टाइप के इंसॉल्वेंसी प्रोसेसेस हमारे लिए आ जाएंगे। पहला रेगुलर, दूसरा प्री पैकेज, और तीसरा एकदम फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो एकदम छोटे टाइनी लोगों के लिए। तो यहां पे सबसे पहले रेगुलर के लिए कौन एलिजिबल है? एवरी कंपनी, एवरी एलएलपी, एवरी पीएलएल। पीएलएल पर्सन विथ लिमिटेड लायबिलिटी। हमने कॉर्पोरेट डेटर का डेफिनेशन देखा है कि एवरी कंपनी, एवरी एलएलपी, एवरी पीएलएल is eligible for regular CIRP process. For pre-package CIRP process, pre-package CIRP insolvency resolution process, PPI के लिए any micro, small और medium scale enterprise as per section 7, subsection 1 of micro, small, medium scale enterprise act 2006. समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ MSMSD एक्ट के अंदर MSMSE चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां डी नहीं, MSMSE चाहिए एक्ट के अंदर। जो भी लोग दिए गए हैं वो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जस्ट लेट मी टेल यू फर्स्ट, कहां गया? हाँ, डेवलपमेंट एक्ट, डी ही चाहिए। So any enterprise as per section number 7 subsection 1 of micro small medium scale development act 2006 के हिसाब से जो भी 7 subsection 1 में डिफाइंड है वो आपके PPI के लिए एलिजिबल है। और ये आपका नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन नंबर 54A। जो भी नया सेक्शन है मैंने प्रोविजन के एंड में उसका नंबर लिख के रखा है, 54A इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? तो ये सबसे पहला एलिजिबिलिटी है कि कौन हो सकता है। सर चंपत आया, चंपत ने मेरे को सवाल पूछा, सर मैं बोला चंपत क्या हो गया? सर मुझे एक बात बताओ सर, ये 7 सबसेक्शन 1 याद करना जरूरी है MSMSD एक्ट का? तो याद रखना MSMSD एक्ट का 7 सबसेक्शन 1 आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो हमारे सिलेबस में नहीं रखा है। आप इतना भी लिख के आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। कौन एलिजिबल नहीं है? कौन एलिजिबल नहीं है? कौन एप्लीकेशन नहीं कर सकता सीआईआरपी प्रोसेस के लिए? हम रेगुलर लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, रेगुलर सीआईआरपी प्रोसेस में देख चुके हैं। 4 लोग थे, याद है? रेगुलर सीआईआरपी प्रोसेस में 4 लोग। जिसका पिछले 12 महीने में सीआईआरपी हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता। जिसने पिछले 12 महीने में सीआईआरपी में डिफॉल्ट किया है वो अप्लाई नहीं कर सकता, सेकंड पर्सन। जो लिक्विडेशन प्रोसेस में है वो अप्लाई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और जो ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये 4 लोग हमने डिस्क्वालीफाई किए थे सीआईआरपी प्रोसेस से। रेगुलर सीआईआरपी में कुछ याद आया आपको? हाँ है ना? 4 लोग डिस्क्वालीफाई। यहां पे कौन एलिजिबल है? पर्सन हु हैज गॉन थ्रू PPIRP, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, और सीआईआरपी इन लास्ट 3 इयर्स। ऐसा बंदा जो पिछले 3 साल में PPIRP या सीआईआरपी से गुजरा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। 3 इयर्स, जीवन ही झंड हो गया। 3 साल वाला अप्लाई नहीं कर सकता, पिछले 3 साल। यहां तो भी 12 ही महीने हैं, अभी 3 साल डाल दिए MSMEs के लिए। Who is going through CIRP right now? जो CIRP के थ्रू जा रहा है। सर व्हाट इफ ही इज गोइंग थ्रू PPIRP? अभी कैसे PPIRP से जाएगा? PPIRP की प्रोविजन अभी आई है। अब इसके बाद हम चाहे तो बोल सकते हैं कि who is going through CIRP। तो यहां याद रखना, जो ऑलरेडी CIRP से जा रहा है, ब्रैकेट में मैं बोलूंगा आगे ये अमेंडमेंट आएगा, ओनली CIRP नहीं, जो ऑलरेडी PPIRP से जा रहा है, नॉट इवन अ PPIRP, जो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। जो लोग इसके थ्रू जा रहे हैं वो नॉर्मली PPIRP के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते। जो ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है वो कैसे अप्लाई करेगा? नेक्स्ट, अगेंस्ट होम लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड। किसके खिलाफ लिक्विडेशन ऑर्डर पास किया गया है तो वो भी PPIRP के लिए नहीं जा सकता। सेम इधर का उठा के लगाया इधर।
नॉट एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर 29A। जो बंदा सेक्शन 29A में रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता वो पीपीआईआरपी में अप्लाई नहीं कर सकता। 29A का रेजोल्यूशन प्लान का इनएलिजिबिलिटी हमने देखा है आईबीसी चैप्टर के अंदर, पूरा चार्ट बना के दिया था, नियरली ए से लेके आई तक का क्लॉज है, क्लॉज था कि कौन से लोग रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते। ये दोनों प्रोविजन मिलके आपका सेक्शन 54 बनता है, जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है पीपीआईआरपी के लिए। दैट इज कौन सा? प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अ ड्राफ्टेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइज। समझ में आया क्या? कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। समझ में आया क्या? कृपया मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज, उसके बाद में ही मैं डायरेक्शंस दे पाऊंगा। प्लीज बताइए समझ में आया क्या? आई एम वेटिंग। मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ उसके ही क्वेरीज फिलहाल एंटरटेन करूंगा, ठीक है? बाकी क्वेरीज को मैं फिलहाल हाथ नहीं लगा सकता, नहीं तो बच्चों में कंफ्यूजन होगा। तो आई एम वेरी सॉरी, कृपया ना पूछे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कृपया ये समझ में आया क्या? ये मुझे बताइएगा। योगेश राठी, 7 सबसेक्शन 1 आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये अच्छे से समझ में आया क्या? क्लियर है एकदम मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। हर्षित नागपाल बेटा वही सवाल पूछिए जो इससे रिलेवेंट है, बाकी मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा वरना बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये जो से अब मैं आपको लिखने के लिए समय नहीं देने वाला, क्योंकि ये पीडीएफ ही मैं आपसे शेयर कर देने वाला हूं। जहां अमेंडमेंट नोट्स है वहां पे ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप सिर्फ इतना करो मेरे लिए कि यहां पे जो सेक्शन नंबर 54A लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 1.28 पे सेक्शन 54A का पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, वो पूरा थ्योरी अभी के अभी मेरे लिए पढ़ लो, ठीक है। अभी के अभी मेरे लिए पढ़ लो। अब जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लोगे तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्लियर हो जाऊंगा कि नहीं इनको समझ में आ रहा है। होल्ड एक सेकंड, कुछ और 54A का बाकी है क्या? लेट मी सी। हाँ, ये भी एक बाकी है, ये भी मैं पढ़ा दूं, इसके बाद में आपने पूरा थ्योरी पढ़ लेना 54A का। सो लेट्स कम। अब पीपीआईआरपी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपको याद होगा तो नॉर्मल सीआईआरपी प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन किया जाता था फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से, ठीक है। और ये एप्लीकेशन विथ एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट किया जाता था एंड नाम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है आप उसका नाम सजेस्ट करके ही एप्लीकेशन करते थे, ठीक है। जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसका नाम सजेस्ट करके आप एप्लीकेशन करते थे। ये नॉर्मल सीआईआरपी के लिए, सवाल है पीपीआईआरपी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? एप्लीकेशन बाय अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ही अप्लाई कर सकता है। याद आया कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का डेफिनेशन? आपको मैंने कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का डेफिनेशन बताया था। कौन है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट? मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, अगर आपको याद होगा तो। सबसे पहले कंपनी, चाहिए तो फटाफट लिख के देता हूं, कंपनी, एलएलपी और पीएलएल, ठीक है। ये तीनों कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकते हैं खुद के लिए। कंपनी के अंदर कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, एलएलपी के अंदर पार्टनर्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, पीएलएल के अंदर जो भी पीएलएल के मेंबर्स या ओनर्स रहेंगे वो हो सकते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। एलएल कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर डीपीज हो सकते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, पीएलएल के अंदर जो मैनेजमेंट है पीएलएल का, पर्सन विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, वो हो सकता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कंपनी के अंदर आपका सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो सकता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। एलएलपी के अंदर आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर फाइनेंस हो सकता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, और पीएलएल के अंदर आपका फाइनेंस मैनेजर हो सकता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। यह डेफिनेशन ऑलरेडी हम आईबीसी के अंदर देख चुके हैं। उन्होंने यहां पे यही बोला है कि कोई भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट 4 त्रिक 12 लोगों में से कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है फॉर द पीपीआई, दैट इज प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है, पर उसको उसके साथ अप्रूवल लेना पड़ेगा 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर का, जो रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिलेटेड पार्टी की लंबी चौड़ी डेफिनेशन आधे एक लेक्चर की मैंने आपको दी है। सो जो रिलेटेड पार्टी नहीं है वो
फाइनेंशियल क्रेडिटर का 66% अप्रूवल, ये 12 में से जो अप्लाई कर रहा है उसको देना पड़ेगा। साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स का लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स का, या अगर पार्टनरशिप होगा तो 3/4 रेजोल्यूशन आपको यहां पे लगेगा। साथ में नेम एंड कंसेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको यहां पे लगेगा, जिसको आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हो। वो तो यहां पे भी लगता था, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम और कंसेंट लगता था, यहां पे भी आपको नेम और कंसेंट लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वापस से बोलता हूं, कौन अप्लाई कर सकता है बच्चों, कौन अप्लाई, एक बार रिवाइज करो, साइड में देख के ही रिवाइज करो। सबसे पहली बात, कौन पीपीआई के अंदर जा सकता है भैया? स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से, 2006 के हिसाब से, जो 7 सबसेक्शन 1 के अंदर लोगों की लिस्ट देके रखी है, वो लोग हो सकते हैं पीपीआई के लिए एलिजिबल। वो अभी इस वक्त पीपीआई या सीआईआरपी से नहीं जाने चाहिए, पिछले 3 साल में पीपीआई सीआईआरपी से नहीं जानी चाहिए, उनके खिलाफ लिक्विडेशन का ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, और जो 29A के हिसाब से इनएलिजिबल लोग हैं वो पीपीआई के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। फिर कौन एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए पीपीआई के लिए? तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद, एफसीओसी की बात नहीं की जा रही, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद यहां पे एप्लीकेशन कर सकता है, पर उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर का 66% अप्रूवल लगेगा, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और एलएलपी होगी तो 3/4 का अप्रूवल लगेगा। साथ में नाम और कंसेंट ऑफ उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का देना पड़ेगा जो ये पूरा पीपीआई का प्रोसेस हैंडल करने वाला है। ये है आपका 54A का कंटेंट, साथ में 54C का कंटेंट। ठीक है, 54A एंड 54C। यहां तक समझ में आया क्या? कृपया मुझे जल्दी बताना, अच्छे से समझ में आया क्या? यहां तक के याद रह रहा है क्या? मुझे जल्दी बताना, फटाफट, तुरंत से भी पहले। प्लीज टेल मी गाइस, आई एम वेटिंग। यहां तक क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अंशुमन, यहां पे हम वही सवाल एंटरटेन करने वाले हैं जो बेसिकली इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, बाकी हम यहां पे कोई भी सवाल एंटरटेन नहीं करेंगे, वरना बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? प्लीज बताओ मुझे। चल, बहुत बढ़िया। अब मैं ये देखो, ये तो आपको लिखने के लिए मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर भी यूट्यूब के ऊपर रहने वाला है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप जो काम कर सकते हो आप ये कीजिए, मेरे लिए 54A अभी आपने रीड करना है पूरा का पूरा, और 54C भी अभी आपने रीड करना है। 54A एंड 54C ये दोनों आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम अगले प्रोसेस के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, रीड करना होने के बाद रीडिंग डन करके कमेंट कर देना, तो हम अगले प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट रीड कर लीजिए। लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ ही शेयर करने वाला हूं इसका, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके अंदर सब मिल जाएगा, डोंट वरी। और लेक्चर भी यूट्यूब के ऊपर रहने वाला है, तो आप कभी भी लिख सकते हो।
कीजिएगा बच्चों प्लीज। ओके, एक सवाल आया है, आपको कोई सवाल है तो आप यहां, सवाल यहां पे पूछा है कि यहां पे देखो एक प्रोवाइडेड दैट डाला है, बीइंग रिलेटेड पार्टी द प्रपोजल एंड अप्रूवल अंडर द क्लॉज शॉल बी प्रोवाइडेड बाय सच अ पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। अप्रूवल ऐसे पर्सन ने देना है बोले जो स्पेसिफाई किया है। कहां स्पेसिफाई किया है? अभी तक सीजी ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है बेटा, बट मैं करना पड़ता है तो यहां पे भी वही होना चाहिए लॉजिकली, पर अभी तक के सीजी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप लिख के रखिए कि टिल नाउ सीजी हैज नॉट स्पेसिफाइड एनीवन, टिल नाउ एज पर सीजी नो वन इज स्पेसिफाइड। ICI, no one is specified, but logically it shall be operational creditor. But logically it shall be operational creditor. Full stop. चलो डन। किसी ने तो भी पूछा है बेस रिजोल्यूशन प्लान मतलब, बेस रिजोल्यूशन प्लान मतलब प्राइमरी टर्म्स CIRP करने के या PPI करने के जो प्राइमरी टर्म्स है वो एक ड्राफ्ट के ऊपर लिख के रखो, उसे बेस रिजोल्यूशन प्लान बोलेंगे। बेस इसलिए क्योंकि अभी तक उसको ना क्रेडिटर ने अप्रूव किया है, ना मेंबर ने अप्रूव किया है, ना NCLT ने अप्रूव किया है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस रिजोल्यूशन प्लान। ठीक है, रीडिंग कंप्लीट कर लीजिए, जैसे ही कंप्लीट होता है कृपया मुझे बता दीजिएगा। चल 5-10 लोगों ने यहां पे बोल दिया है रीडिंग डन, तो आई गेस मेजोरिटी लोगों का रीडिंग हो गया होगा। ठीक है, इसके अंदर एक चीज जो मुझे आपके नजर में लानी थी, क्लॉज नंबर F को मैं थोड़ा सा यहां पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी हैव मेड ए डिक्लेरेशन, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स पार्टनर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ने डिक्लेरेशन देना चाहिए कि that the corporate debtor shall file a application for initiating pre-package insolvency resolution process within defined time period not exceeding 90 days। 90 days के अंदर उन्होंने फाइल करना चाहिए।
ठीक है, दैट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, किसी पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। और तीसरा वाला, द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, ये नाम आपने यहां पे देना चाहिए, टू अपॉइंट एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये चीज बोली है, बाकी चीजें सेम है। 3/4 का अप्रूवल, स्पेशल रेजोल्यूशन, 66% क्रेडिटर्स का अप्रूवल, सीकिंग अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी है, स्पेशल रेजोल्यूशन अटैच करना जरूरी है, तो बाकी सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जाते हैं सेक्शन 54B पे, ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के क्या क्या ड्यूटी है पीपीआई शुरू करने के पहले। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शॉल हैव द फॉलोइंग ड्यूटीज commencing from the date approved under section 54A। 54A में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, वहां से नीचे की ड्यूटी शुरू हो गई। सबसे पहले प्रिपेयर अ रिपोर्ट सच इन अ फॉर्म एंड स्पेसिफाइड मैनर कंफर्मिंग वेदर कॉर्पोरेट डेटर मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 54A। रिपोर्ट बनाओ भैया 54A तुमने कंप्लाई किया है, अभी हमने 54A पढ़ा। फाइल सच रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट विथ बोर्ड एज द स्पेसिफाइड। बोर्ड मतलब यहां तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं चल रही है, यहां बात चल रही है भाई साहब आईबीबीआई की, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास इसको फाइल करो, ठीक है, और उसको चेक करवा लो। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड, ये तो मतलब मैं तुमको नहीं भी बोलूंगा तो भी ये लिख दोगे, तुम्हारे फेवरेट पॉइंट है, सच अदर स्पेसिफाइड ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड, आई नो। The duties of insolvency professional under subsection 1 shall ceased if the corporate debtor fails to file application। corporate debtor ने application file नहीं किया for PPI, तो ये insolvency professional कुछ नहीं कर सकता। The application for initiating prepackaged resolution process is admitted or rejected by adjudicating authority। The fees payable to the insolvency professional in relation to duties performed shall be determined and borne in such a manner, ठीक है, जो फीस उसको पेएबल है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, इन सच अ मैनर एज स्पेसिफाइड द फीस पार्ट ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। ये पीपीआई कॉस्ट का एक पार्ट बनाएगा, और अगर ये लिक्विडेशन में लीड होता है तो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन में जाएगा या सीआईआरपी में जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। फिर हमने 54C भी कंप्लीट किया था, रीड करके जरा आ जाइए। अप्लीकेशन टू इनिशिएट प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक से समझना। ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? पहला, कॉर्पोरेट डेटर मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 54A। मां शक्ति, जो सेक्शन 54A के रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहा है वही एप्लीकेशन कर सकता है फॉर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी। एप्लीकेशन शुल बी फाइल्ड इन सच अ फॉर्म एंड मैनर कंटेनिंग सच अ पर्टिकुलर्स एंड फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तुम्हारा फेवरेट पॉइंट कि इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, विद प्रिस्क्राइब टाइम, इन प्रिस्क्राइब, वही सब प्रिस्क्राइब ही चल रहा है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, यहां बोला है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शॉल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश। क्या क्या फर्निश करना है? मैंने आपको ऑलरेडी बोला, स्पेशल रेजोल्यूशन, नेम एंड रिटर्न कंसेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने वाला है। उसके बाद में डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, wrongful note fraudulent transaction under chapter 6, information relating to books of accounts of corporate debtor and such other document as may be necessary. ये आपको यहां पे फाइल करना है. नीचे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज, एज यूजुअल 14 डेज के अंदर एक तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है. प्रोवाइडेड दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन गिव अ नोटिस, ठीक है. और आपको करेक्शन के लिए वापस से यहां पे कितने डेज मिलते हैं बच्चों? हमेशा करेक्शन के लिए 7 डेज. ये तो हमारा नॉर्मल सीआईआरपी का प्रोसेस हो गया कि 14 डेज में एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो करेक्शन के लिए 7 डेज मिलेंगे और आप वापस से अप्लाई कर सकते हो. तो ये है 54C, ठीक है. चलो, तो हमने 2 बार पढ़ लिया है, एक बार कंसेप्चुअली, एक बार ऐसे, ठीक है. आ जाइए. सो एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, the admission or rejection of the application within 14 days in case of defect, notice of 7 days for the correction, ठीक है. ये भी मैंने यहां पे लिख के रखा है दोनों केसेस में, बिकॉज दोनों में प्रोसेस सेम है. नेक्स्ट वाला, नाउ सवाल उठता है सीआईआरपी और पीपीआई ये कितने दिनों में कंप्लीट होने चाहिए? हाउ मेनी डेज इट शुड टेक फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर? कोई क्वेरी है तो जरा देख लेते हैं. चलो, सो कंप्लीशन के लिए टाइम कितना लगना चाहिए? तो आपको नॉर्मली पता है, नॉर्मल सीआईआरपी 180 डेज प्लस 90 डेज के अंदर खत्म हो जाता है, ठीक है. पीपीआई
मैक्सिमम 120 डेज के अंदर खत्म होना चाहिए। अभी ये नया लिमिट आया, मतलब जीवन के अंदर अभी फास्ट ट्रैक, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा जीवन के अंदर, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर मैं यहां पे बात करूं फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की। तो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मैक्सिमम 90 डेज में आपको खत्म करना पड़ता है, मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आपको खत्म करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है जीवन के अंदर। और अगर आपको एक्सटेंशन मिला तो एक्सटेंड हो सकता है प्लस 45 डेज से ऑन रीजनेबल रीजन। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक के लिए। बट पीपीआई का क्या है, मैक्सिमम 120 डेज के अंदर खत्म होना चाहिए। दोनों के बीच का निकाला, बोले अच्छा फास्ट ट्रैक 90 है, अच्छा ये नॉर्मल वाला 180 है। फास्ट ट्रैक टाइनी के लिए, एकदम छोटी सी कंपनी के लिए, ये वाला एकदम बड़ी कंपनी के लिए, तो मीडियम के लिए 120 डेज एवरेज कर लो भैया। नहीं 180 120 डेज बोले। सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपने रिजोल्यूशन प्लान, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते से ही 90 डेज में रिजोल्यूशन प्लान आपने सबमिट करना चाहिए। इफ नो रिजोल्यूशन प्लान इज सबमिटेड विद 90 डेज, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शॉल अप्लाई फॉर टर्मिनेशन ऑफ पीपीआई। अगर 90 डेज में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं होता है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने पीपीआई बंद करने के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए। यह कंपल्शन किया है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर। सर यहां 120 डेज प्लस ऐसा नहीं है क्या, जैसे यहां 180 डेज प्लस 90 डेज है, 90 डेज प्लस 45 डेज है, यहां नहीं है क्या 120 डेज प्लस 60 डेज? नहीं है बेटा, यहां एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, पीपीआई 120 डेज, बात खत्म, नो एक्सटेंशन, रीजनेबल कॉज रहे, भलना ढकना कुछ भी रहे, हमको लेन देन नहीं। ठीक है, हमको एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, 120 डेज के अंदर खत्म करो। अब एक्सटेंशन है क्या, इसके लिए एक्सटेंशन है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि आप आ जाइए 54D के ऊपर और कृपया 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 54D को रीड कर लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। सो मैं चाहूंगा अगर आपका रीडिंग हो जाए तो कृपया डन करके यहां पे कमेंट करना। चलो रीडिंग डन, बहुत बढ़िया। सो 54D भी आपका यहां पे खत्म होता है। 54E है डिक्लेरेशन एंड पब्लिक अनाउंसमेंट का, आ जाइए। चलो आ जाइए। नाउ 54D के बाद 54E फॉर सीआईआरपी और पीपीआई दोनों के लिए कॉमन प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। फॉर सीआईआरपी और पीपीआई हैव द सेम इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स फॉर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन ऑन 54E। 54E के अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन के बाद सेम इफेक्ट आने वाला है नॉर्मल सीआरपी और पीपीआई दोनों में। अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी हैविंग नो प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम, पहला। डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम इन बोथ द केसेस, प्रोविजंस आर सेम। मोरेटोरियम अभी से शुरू होगा, नॉर्मल सीआरपी में 180 डेज होगा, पीपीआई में 120 डेज होगा। पब्लिक अनाउंसमेंट बाय आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दैट कॉर्पोरेट डेटा इज गोइंग थ्रू पीपीआई आरपी और सीआईआरपी, कि भैया पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि पीपीआई आरपी से ये जा रहा है कॉर्पोरेट डेटा या सीआईआरपी से जा रहा है कॉर्पोरेट डेटा। मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, सो इसको काट दो। Commencement of 180 days of CIRP and 120 days of PPIRP
ये चीज यहां पे हमारी शुरू हो जाएगी। क्लियर कंसेप्ट? ये है 54E। 54F प्रोस, दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि भैया सीआईआरपी में पावर एंड ड्यूटी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अलग है, पीपीआई के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पावर ड्यूटी अलग है। ऑब्वियसली टाइम लिमिट चेंज होगा, लोग चेंज हो गए, बट पावर्स एंड ड्यूटीज तो सेम ही रहेंगे ना। तो 54E और 54F ये दोनों सेक्शन पूरे तरीके से सेम है जो हमारे नॉर्मल सीआईआरपी के अंदर हमने पढ़े हुए हैं। जो नॉर्मल सीआईआरपी में हमने पढ़ा हुआ है पूरे तरीके से सेम है। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये दोनों 54E और 54F पूरा, मतलब अब आप नहीं पढ़ना चाहते 54F तो कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़िएगा, पर मेरी इच्छा है कि एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और आप नॉर्मल सीआरपी प्रोसेस से भी अगर इसको कंपेयर करोगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि यही भाई हमारा पीपीआईआरपी का प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा 54E और 54F रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बाद में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? कृपया मुझे कमेंट करके बोलना, समझ में आ रहा है क्या आपको? कमेंट करके मुझे बताना जरूर। नमस्ते बेटा गौरव जैन, समझ में आ रहा है क्या? कृपया मुझे बताना। जो हम पढ़ रहे हैं उसका आइडिया आ रहा है? मैंने गोलू गुप्ता टाइटल के अंदर लिखा है कि हर बच्चे ने देखना है, मतलब हर बच्चे ने देखना है। अब वो बैच कोई भी हो, हर बच्चे ने देखना है, मतलब उन बैचेस के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। कितने बार सेम सवाल पूछोगे बेटा? हैं? वहां टाइटल के अंदर हमने क्यों लिखा है एवरी स्टूडेंट? पागल है हम यहां पे ये करने के लिए? समझ में आ रहा है कि मुझे कमेंट करके बताना बच्चों सिर्फ। और 54E और 54F रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। पढ़ने के बाद डन कर दीजिएगा। निखिल गौर, बेटा स्लो ही पढ़ने चाहिए अमेंडमेंट, अमेंडमेंट फास्ट पढ़े तो उधर मार्क स्लो हो जाते हैं। निखिल गौर,
चलो रीड करना हो गया सबका, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। लेट्स गो नाउ। उसके बाद में अगर आपका रीड करना हो चुका है तो उसके बाद में हम जा रहे हैं क्लॉज नंबर 54G के ऊपर, सेक्शन नंबर 54G के ऊपर। आपका सेक्शन नंबर 54E और F हो चुका है। उसके बाद में आता है G, जो है लिस्ट ऑफ क्लेम्स का एंड प्राइमरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का। ठीक है, नाउ लिस्ट ऑफ क्लेम्स और प्राइमरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। एक डायग्राम बनाया है अभी अभी, एकदम सूझा, एकदम ऐसे ऊपर से आया तो मैंने आपको दे दिया। अपन सिर्फ माध्यम है, ठीक है, अपन सिर्फ माध्यम है, आता सब ऊपर से ही है। सो 54G क्या कहता है, एकदम स्लो जाते हैं, आराम से जाते हैं, ध्यान रख के करना। पीपीआई जिस दिन आपका कमेंस हो गया या जिस दिन एनसीएलटी ने आपका पीपीआई एक्सेप्ट कर लिया, वहां से 2 दिन के अंदर कॉर्पोरेट डेटर ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिस्ट ऑफ क्लेम्स देना चाहिए। आपने एक चीज अगर ऑब्जर्व की होगी ना, तो जहां तक मैंने ये प्रोविजन पढ़ा पीपीआई का, आपको एक चीज अगर ऑब्जर्व हुई होगी ना, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, रेगुलर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में आईआरपी एंड देन आईआरपी के बाद में इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के बाद में आता है आरपी। रेगुलर सीआईआरपी में पहले इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है, फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है। अगर आपने गौर किया होगा तो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी में कहीं आईआरपी का नाम ही नहीं है, सीधा आरपी आ रहा है। अब जहां तक मेरा सवाल है और आप मुझे पूछोगे सर मैं बोलूंगा क्या बेटा, सर इसका मतलब पीपीआई के अंदर इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं है। नहीं है बेटा, पता नहीं बेटा, नहीं है भी नहीं, पता नहीं बेटा। मतलब सर है, नहीं पता बेटा। फ्रैंकली बोलूं तो इसके ऊपर ओपिनियन बनाना मुश्किल है, क्योंकि पीपीआई बिना इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के होना यह थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिकली, क्योंकि सीओसी कौन बनाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, सीधा एक बंदा आ गया वो सीधा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया, ये प्रैक्टिकली थोड़ा एब्सर्ड लगता है। तो अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि सर नॉर्मल सीआईआरपी में इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है तो पीपीआई के अंदर इंट्रीम नहीं है क्या, तो मेरे जितना रीडिंग है, क्योंकि देखो प्रोविजन नया है, जो तुम पढ़ रहे हो वही सिर्फ मैंने 10-15 दिन पहले पढ़ा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले भगवान से पढ़ के आया पूरा का पूरा, फिर मैं बोला कि नहीं यहाँ के पढ़ाऊंगा। ऑफ कोर्स नॉट, जो 10-15 दिन पहले तुमने पढ़ा है आरटीपी से, सेम मैंने पढ़ा है। और मुझे कहीं पे पीपीआई के अंदर इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम नजर नहीं आया। जो भी काम यहां कर रहा है ना, यहां अभी आपने फंक्शंस एंड पावर एंड ड्यूटीज जो पढ़े ना, वो भी उन्होंने मेंशन किया है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के है, उन्होंने इंट्रीम वर्ड ही यूज नहीं किया है। तो जहां तक बुक लैंग्वेज की बात है, या अभी तक के जितना पीपीआई का कंटेंट इंस्टीट्यूट ने या डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है, उसके हिसाब से अगर मैं सिर्फ बोलूं तो पीपीआई में सिर्फ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता ही नहीं है। सीधा नाम दो और सीधा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा, गेम ओवर। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो एक एंगल से भी सही है, क्योंकि आप जब चाहो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो, उसको रिप्लेस भी कर सकता है एनसीएलटी, तो इंट्रीम की क्या जरूरत है, और डेज भी 120 ही है। तो जहां तक जितना मटेरियल अभी तक रिलीज हुआ है, जितनी चीजें अभी तक रिलीज हुई है, जितना कंटेंट इन्होंने दिया, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पीपीआई आरपी के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही होता है, इंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं होता। पर यह चीज अभी के कंटेंट, अभी के मटेरियल के हिसाब से है। हो सकता है आगे जाके आईबीसी में डिपार्टमेंट नया कोई राइट अप दे दे, नया कोई अमेंडमेंट दे दे, तो हो सकता है उसमें भी इंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल निकल के आए, बट अभी के लिए तो नहीं है। यह चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। इस रीजन की वजह से 54G में, 54G के अंदर जब हम जमा करते हैं क्लेम्स, किधर गया, 54G में जब कॉर्पोरेट डेटर को लिस्ट ऑफ क्लेम्स देने की जरूरत आती है, उस वक्त कॉर्पोरेट डेटर सीधा 2 दिन के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ पीपीआई लिस्ट ऑफ क्लेम्स देगा, सीधा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, इंट्रीम को नहीं, सीधा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और 2 दिन में, मतलब साला यहां पीपीआई एक्सेप्ट नहीं हुआ, 2 डेज के अंदर इमीडिएटली क्लेम भी आ गए। अब क्लेम आप आईआरपी के हाथ में नहीं दे सकते,
लिस्ट ऑफ क्लेम आईआरपी के हाथ में कभी नहीं आते। आईआरपी का तो प्रीलिमिनरी काम है सिर्फ सीओसी को बनाना। समझ में आ रहा है? यहां सीओसी को भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीओसी ने ऑलरेडी 66% वोटिंग देके रखा है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने। फाइनेंशियल क्रेडिटर का 66% वोटिंग के साथ ही तो पीपीआई के लिए हमने अप्लाई किया ना। मैंने आपको पीपीआई मतलब क्या बोला था? एक प्री डिटरमाइंड रास्ता है। हम सीआरपी में क्या करते हैं? सीआरपी में बंदा आता है, वो अप्लाई करता है, फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, फिर वहां पे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है, फिर वो सीओसी बनाता है, फिर सीओसी में प्लान बनता है, फिर वो उसको अप्रूव करते हैं, फिर वो रिजेक्ट होता है। यहां है ही नहीं। यहां जो अप्लाई कर रहा है उसने भैया एफसी को लिया 66% तेरा रिजोल्यूशन दे, मेंबर को लिया वो 75% तुम्हारा रिजोल्यूशन दो। ये यहां क्रेडिटर राजी, मेंबर राजी, मियां राजी, बीवी राजी। क्या करेगा काजी? एप्लीकेंट ने दोनों जमा करके कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने भेज दिया तो सीओसी बनाने का काम नहीं, सीओसी के कंटेंट बनाने का काम नहीं, तो सीधा बात आ गया लिस्ट ऑफ क्लेम्स पे, क्योंकि पीपीआई तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब सवाल सिर्फ इतना आता है, और बेस रिजोल्यूशन प्लान ये दे रहे हैं। बेस मतलब जो प्राइमरी रिजोल्यूशन प्लान ये दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट डेटर जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स यहां पे प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए इंटरिम की जरूरत नहीं, सीधा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दिया। उसमें क्या क्या दे दिया? क्योंकि सीओसी अगर बनाने की जरूरत नहीं, सो लिस्ट ऑफ क्लेम दे दिया, डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर्स दे दिया, सिक्योरिटी इंटरेस्ट दे दिया, क्रेडिटर का कितना है, गारंटी कौन कौन से इसके ऊपर लोन के ऊपर दिया है वो दे दिया। इसके साथ में प्राइमरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो आगे जाके बेस रिजोल्यूशन प्लान बनेगा वो भी दे दिया। मतलब बात वही खत्म हो जा रही है भैया। मतलब जो हमारे नॉर्मल सीआरपी में प्रोसेस होता है कि भाई साहब पहले लेंगे हम इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल 4 डिक्लेरेशन देगा, मोरेटोरियम शुरू करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, फिर वो 7 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर सीओसी बनाएगा, फिर वो सीओसी उसी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को मारेगी, उसके जगह पे दूसरे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को लेके आएगी या उसी को कंटिन्यू करवाएगी, फिर 7 दिन के अंदर तुम रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करो, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लेके आओ, फिर उसके बाद में उसको अप्रूव करो। हाँ, इधर बहुत सिंपल है पीपीआई में। यह आदमी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट 12 लोगों में से जो अप्लाई कर रहा है वो बोल रहा है क्रेडिटर को, भाई तेरे को चाहिए क्या? वो बोल रहा है हाँ चाहिए, रिजोल्यूशन पास कर, 66% चल रहा है। इधर मेंबर को तुमको चाहिए क्या? बोल रहे हाँ चल इधर ला तेरा रिजोल्यूशन। दोनों जमा कर दिए, भेज दिए, साथ में नाम भेज दिया कौन बनाना है। एनसीएलटी को ऑर्डर आया इमीडिएटली, ले भाई तुम्हारा पीपीआई अप्रूव हो गया, प्री पैकेज्ड, प्री अप्रूव्ड है भाई साहब, इधर का भी अप्रूवल इधर का भी अप्रूवल भेज दिया। इधर नॉर्मल सीआरपी में पहले भैया इंटरिम अपॉइंट होता है, फिर वो रिजोल्यूशन पास होते रहते हैं। यहां पहले रिजोल्यूशन राप ले लिए, भेज दिया, ले भैया अब आगे क्या करना है बता। उसने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डायरेक्टली अपॉइंट किया, उसको लिस्ट ऑफ क्लेम दे दी कि भैया इतने क्रेडिटर खड़े हैं, इनको इतना पैसा देना है, आप देखो क्या करना है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने साथ में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी दे दिया कि ये भैया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इतना क्लेम इस हिसाब से हम सेटल कर सकते हैं, जिसका 1 करोड़ है उसको 60 लाख दे सकते हैं, जिसका 10 करोड़ है उसको 6 लाख, उसको 6 करोड़ दे सकते हैं, जिसका 10 करोड़ उसको 6 करोड़ दे सकते हैं, 60% सेटलमेंट करेंगे। ये भी आपने दे दिया। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उनके हिसाब से सेटल करेगा। पर अगर आपने कभी किसी का क्लेम गलत लिस्ट किया है, फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दिया है, किसी का क्लेम था 10 करोड़ था, तुमने दिखाया 1 करोड़, उस वजह से वो बंदे को लॉस हुआ, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उसको पैसा ही नहीं दिया, बंदे को लॉस हुआ, तो अगर आपने इंप्रॉपर लिस्ट दी है, लॉन्गफुल लिस्ट दी है, तो जो प्रमोटर है, जो डायरेक्टर है, या जिस पर्सन ने वो लिस्ट ऑफ क्लेम्स अप्रूव किया है, वो उसके लिए लायबल हो जाएगा। तो ये 54G से हम 2 चीजें सीख सकते हैं बच्चों, एक नहीं 2। पहला तो नॉर्मल सीआईआरपी में इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की जरूरत है, नॉर्मल सीआईआरपी में इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की जरूरत है, इसलिए वो वहां पे प्रेजेंट है। बट पीपीआई के अंदर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की जरूरत ही नहीं है, सीओसी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर 66% ने हां बोल रहे हैं, ऑलरेडी मेंबर 75% से हां बोल रहे हैं, तो मैं इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बनाऊं क्यों? उसका काम क्या होता है? डिक्लेरेशन, 4 चीजें डिक्लेयर करना और एक सीओसी प्रस्तावित करना। अभी सीओसी प्रस्तावित करने के 7 दिन के अंदर तो वो रिमूव होता है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है। तो यहां पहली चीज तो यहां इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है पीपीआई में, यह सीखने लायक है। और दूसरा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सीधा लिस्ट ऑफ क्लेम्स आएगा कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से, और वहां से काम शुरू होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का। मतलब बीच का जो पूरा प्रोसेस है ना, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आया, फिर भाई साहब 30 दिन में सीओसी बनी, फिर भाई साहब वो 7 दिन के अंदर रिजोल्यूशन मीटिंग कंडक्ट करना पड़ा सीओसी का, फिर उसके अंदर उन्होंने रिप्लेस कर दिया आईआरपी को आरपी से, फिर जो आरपी आए उसने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डाला, फिर लिस्ट ऑफ क्लेम डाला। ये पूरा प्रोसेस कट शॉर्ट गेट गायब, सीधा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव किया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आया, लिस्ट ऑफ क्लेम्स दिया, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया, चलो आगे, 120 दिन के अंदर काम खत्म। इट इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको आइडिया आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं? समझ में आया कि मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और 54G को कृपया पढ़ लीजिएगा। समझ में आया कि मुझे जरूर बोलो पहले।
समझ में आया कि मुझे जरूर बोलो। प्लीज प्लीज प्लीज। समझ में आया कि मुझे जरूर बोलो। अमेंडमेंट ऑफ फाइनल लोड कोर्स यही है बेटा संजीव कुमार। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तूफान। चलो मैं बोलूंगा 54G एक बार रीड कर लीजिए। रीडिंग हो जाए तो रीडिंग डन कर देना बच्चों, रीडिंग डन कर देना। रीडिंग डन हो गया। बहुत बढ़िया। अगर रीडिंग डन हो गया है तो हम अगले कंटेंट के ऊपर मूव हो सकते हैं। आ जाइए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि भैया मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कौन देखता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। नॉर्मल सीआईआरपी प्रोसेस में मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एक तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देखता है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देखता है। एक तो इंटरिम पर्सन देखता है या नॉर्मल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देखता है। उनको असिस्टेंस चाहिए तो वो मांग लेते हैं कि ये लोगों का हमें असिस्टेंस चाहिए। लेकिन सीआईआरपी के प्रोसेस के अंदर, पीपीआईपी के प्रोसेस के अंदर, पीपीआई के प्रोसेस के अंदर, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर खुद मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, वो ऑफिस नहीं छोड़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर ये कॉर्पोरेट डेटर को प्रोटेक्ट करते हैं
क्योंकि यहां पे एफसीओसी ने एप्लीकेशन नहीं किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर खुद प्रोटेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर हर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करते हैं, ये मेंशन किया है 54H में। ठीक है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सब संभालेंगे। यहां सब आईआरपी आरपी संभालते हैं, यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही संभालेंगे। बट इफ सीओसी पास 66% रेजोल्यूशन, पर अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% रेजोल्यूशन पास कर दिया तो यहां मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कभी अगर दिक्कत गई, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को लगता है कि नहीं भाई ये ना आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा, कुछ तो भी फ्रॉड कर रहा है डायरेक्टर प्रमोटर, तो वो रिजोल्यूशन 66% पास करके टेक ओवर कर सकते हैं मैनेजमेंट को। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शॉल पास ऑर्डर, और ए यहां ऑर्डर पास कर सकता है 54J में कि भैया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आगे पूरा काम संभालेगा। मतलब प्राइमरीली काम बोर्ड और पार्टनर्स के हाथ में ही है, बट अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को काम चाहिए तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूवल देना है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव करना है। ये 54H, 54I और 54J में डिस्कस किया गया है। इसके अंदर 54I के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर का कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा यह मैं आपके बोर्ड के ऊपर है, आप 54H, I और J तीनों रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट, लाइन से। 54H, I और J तीनों लाइन से है, छोटे छोटे सेक्शन से, फटाफट रीड कर लीजिए HIJ, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। रीड करने के बाद डन बोल दीजिएगा। आकाश गुप्ता, मैंने हेडिंग के अंदर, लेक्चर के हेडिंग के अंदर लिखा है एवरीवन। एवरीवन, एवरीवन का मतलब समझते हो बेटा आकाश गुप्ता? मतलब हर एक ने देखना है, पर आपने तभी देखना है जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है।
चलो रीडिंग हो जाए तो डन कर दीजिएगा प्लीज। रीडिंग हो जाए डन कर दो जब। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। डन एवरीबॉडी। ओके, तूफान। अगर ये चीज आपका हो गया है तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट सिचुएशन, जिसके अंदर हमने यहां पे कंप्लीट किया है जी एच एंड आई, नहीं एच आई जे हमने कंप्लीट किया है, एच आई जे आपका हो गया होगा। तो अब उसके बाद में हम आते हैं 54K के ऊपर, कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, कि भैया रेजोल्यूशन प्लान कौन कौन अप्रूव करेगा और कौन कौन कंसिडर करेगा। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, फटाफट फटाफट याद रखना, पॉइंट नोट करते चलो। सबसे पहले 2 डेज के अंदर रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर शॉल सबमिट अ बेस रेजोल्यूशन प्लान, मतलब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो हमने ऊपर देखा था, टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 2 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पीपीआई, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शॉल प्रेजेंटेड टू सीओसी, ठीक है। नीचे द कमिटी ऑफ क्रिएटर में प्रोवाइड कॉर्पोरेट डेटर एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज अ बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रायर टू अप्रूवल। सीओसी प्रायर टू अप्रूवल ये बोल सकता है कि आप आपका बेस रेजोल्यूशन प्लान चाहिए तो चेंज कर लो, ठीक है। The resolution plan and the base resolution plan submitted under this section shall conform to the requirement of subsection 1, 2 of section 30. The provision of subsection 1, 2 and 5 of section 30 shall mutatis mutandis apply to the proceeds under this chapter. मतलब नॉर्मल रेजोल्यूशन प्लान के जो प्रोसीजर है वो इसको भी एप्लीकेबल होंगे। कमिटी ऑफ द क्रिएटर में अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान फॉर सबमिशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ इट डज नॉट इंपेयर द क्लेम ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू ऑपरेशनल क्रिएटर। मतलब ऑपरेशनल क्रिएटर के डेट पूरे तरीके से अगर पे हो रहे हैं तो ही एनसीएलटी को ये प्लान सबमिट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एफसी के डेट पे हो रहे हैं, ओसी के भी डेट पे होने चाहिए। तो साइड में आप पॉइंट बना के रखो, फटाफट फटाफट मेरे साथ पॉइंट बना के रखो। सवाल पूछा गया तो आंसर लिखते आना चाहिए, दे दनादन पॉइंट बना के रखो। पॉइंट नंबर 1 लिखना, कॉर्पोरेट डेटर, ए मां शक्ति, मां है मां शक्ति, लिखना कॉर्पोरेट डेटर सबमिट रेजोल्यूशन प्लान या बेस रेजोल्यूशन प्लान, या फिर ऐसा करो मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिखे लो, यहां पे लिखने से अच्छा मैं डिक्टेट करता हूं, लिख लो। कॉर्पोरेट डेटर शॉल सबमिट अ बेस रेजोल्यूशन प्लान विद इन 2 days. Corporate debtor shall submit base resolution plan within 2 days, within 2 days of acceptance, within 2 days of acceptance by AA, by within 2 days of acceptance of PPI, within 2 days of acceptance or commencement of PPI, within 2 days of acceptance or commencement of the PPI by AA, acceptance or commencement of PPI by AA, मतलब 2 दिन के अंदर ये सबमिट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शॉल, resolutions professional shall put this plan in front of COC. Resolution professional shall put this plan in front of COC as a base resolution plan, as a base resolution plan, full stop, for approval. As a base resolution plan for approval, full stop. RP shall put this resolution plan in front of COC as a base resolution plan, full stop. As a base resolution plan, full stop. Point number 3. Point number 3. COC
will give opportunity to CD. COC will give opportunity to CD. CD मतलब corporate data. COC will give opportunity to CD. COC will give opportunity to CD to revise base resolution plan. To revise base resolution plan. Revise base resolution plan. Full stop. Next point. नेक्स्ट पॉइंट में अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के सभी डेट पे हो रहे हैं तो सीओसीए प्लान को किसको देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. तो लिखना सीओसी विल सबमिट दिस प्लान टू एए. सीओसी विल सबमिट दिस प्लान टू एए. COC will submit this plan to AA if claims of OCs are already considered. If claim of OCs are already considered. If claim of OCs are already considered. Full stop. OC के क्लेम ऑलरेडी कंसिडर किए गए हैं तो ऐसे सिचुएशन में इसको AA को सबमिट किया जाएगा. फुल स्टॉप. डन. इतना यहां तक हो गया. ठीक है, यहां तक हो गया सबका पक्का. एवरीबडी इज डन विद दिस. कंफर्म. चलो बहुत बढ़िया. अब यहां तक का कंटेंट बच्चों मुझे यहां तक कवर करना था. हम 54K के मिड में खड़े हैं, मिड सेक्शन के ऊपर खड़े हैं. यहां तक का कंटेंट मुझे कंप्लीट करना था. ठीक है, अगला कंटेंट हम आज नहीं देख पाएंगे. आज हम यहां पे स्टॉप करते हैं. अगला एक और लेक्चर आएगा. ये नियरली 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर हो रहा है. ठीक है, अगला एक और लेक्चर आएगा जिस लेक्चर के अंदर हम बचा हुआ आईबीसी का पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे. फिर हम उसके बाद में एफसीआरए के ऊपर शिफ्ट होंगे और फिर अदर हमारे अमेंडमेंट लेक्चर के ऊपर शिफ्ट होंगे. नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर आज की 15 तारीख है, कल की 16 तारीख है. नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर ये 17 तारीख को लिया जाएगा. ठीक है, शुक्रवार को शाम को नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर लिया जाएगा. माइट बी वो लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हमारा पूरा अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगा. तब तक क्या आपने ये बात याद रखना है कि आपने जो पेनल्टीज मेंशन की है मैंने, वो पेनल्टीज को एक बार रीड करना है और अगर उसके अंदर आपको कोई दिक्कत है तो पेनल्टीज को आपने बताना है इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर. ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं अमेंडमेंट्स को. 17 तारीख को 17 तारीख को शाम को 6 बजे हम वापस मिलेंगे. 1-2 घंटे का और हमें लेक्चर लगेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ द अमेंडमेंट्स. ठीक है, वो होते से ही आपका अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएगा. सो आज के लिए इतना काफी करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गुड डे. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. शबा खैर. दस विदानिया. अलविदा बेटा. बाय बाय.